Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Ravi Yasmin Khosa. I hope you guys will be fine. Our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. So our today topic is numerical related to uniform circular motion. So let's see what is uniform circular motion first, and then we will move towards the numericals. Okay, comparing simple harmonic motion with uniform circular motion. असल में हमने ये देखा था कि जो सर्कुलर मोशन है वो भी एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही बिहेव करती है, और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक व्हील है और इस व्हील के ऊपर एक बॉल लगी हुई है, ठीक है। और ये जो व्हील है ये रोटेटेबल है और इसके नीचे एक शीट रखी गई है और सबसे ऊपर एक लैंप है। अगर जब हम इस लैंप को शाइन करें तो इसकी लाइट्स जब इस व्हील के साथ आके टकराती हैं और इस बल्ब के साथ टकराती हैं तो इस जो नीचे स्क्रीन है इस पर इस ऑपरेटर्स का, ये जो व्हील और बॉल वाला ऑपरेटर्स है, इसका शेडो बनता है, ठीक है। तो इसमें ये करना होता है कि जैसे ही हम इस व्हील को रोटेट करवाएंगे तो ये जो इसके ऊपर बॉल है ये बॉल भी क्या होगी, मूव करेगी। तो हमने यहाँ पे ये जो शेडो लेना है बेसिकली इस बॉल का लेना है और इस बॉल की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है इस शेडो पे। ओके, जब इस व्हील को रोटेट करवाते हैं तो बॉल भी क्या होती है, रोटेट होती है इस व्हील के ऊपर। जब आप नीचे शेडो को देखें तो शेडो में ये एक लाइन में बॉल आगे और पीछे मूव करती है। जब ये हमारी बॉल इस पॉइंट पर थी, लेट्स सपोज ये 0 पॉइंट है और इस 0 पॉइंट से एंगल किस पर 180 पर जाती है, यानी कि यहाँ से हाफ साइकिल कंप्लीट करती है। तो तब ये बॉल पहले इस पोजीशन पे थी और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है और यहाँ पे इसकी ये मैक्सिमम पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उसके बाद जब 180 से दोबारा पीछे की तरफ मूव करती है और 360 पर आती है, यानी कि इनिशियल उसी पॉइंट पे आ जाती है जिस पॉइंट से वो शुरू हुई थी, तो यहाँ पे भी शेडो में बॉल ये पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। तो शेडो में हमें क्या मिलता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मिलती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बॉल क्या होती है, ये 360 के साथ मूव कर रही होती है, होल साइकिल बना रही होती है। तो इससे ये ऑब्जर्व होता है कि जो सर्कुलर मूवमेंट है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कराती है और इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए और इसका मैथमेटिक्स प्रूव करने के लिए हमने देखते हैं कि हमारे पास ये एक लेट्स सपोज एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो P पॉइंट पर है और वो अपना ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है या प्रोजेक्शन है वो A है और वो अलोंग ये जो सर्कल है इसको हम क्या करेंगे, दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो P पॉइंट है वो लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल फाई बना रही है। उसके बाद क्या करना है, अगर इसी ही जो ऑब्जेक्ट है P ऑब्जेक्ट है और इसको हम मूव करवाएं इसी ही सर्कल में किसी वेलोसिटी के साथ, एक प्रॉपर वेलोसिटी के साथ, डिफरेंट टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है उसका अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्टेंस वेरी होगा। इसको इस फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में यही है कि जो P पॉइंट था पहले वो जब टाइम 0 था तो इस पॉइंट पे था, एक टाइम गुजरने के बाद वो दूसरा पॉइंट P पे आ गया और ये जो बॉडी है मूव कर रहा है इस एरो से दिखाया गया और ओमेगा लिखा हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी के वेलोसिटी के साथ इसने मूव किया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये इस पॉइंट पे था अलोंग एक्स एक्सिस, उसका ज्यादा डिस्टेंस था, वाई एक्सिस कम डिस्टेंस था। अब क्या है, आगे की तरफ मूव किया तो एक्स एक्सिस श्रिंक हुआ है लेकिन वाई एक्सिस एनहांस हुआ है। तो इसका मतलब है जब बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेरिएशन आती है। अगर एक्स एक्सिस बढ़ता है तो वाई एक्सिस डिक्रीज होता है, अगर वाई एक्सिस बढ़ता है तो एक्स एक्सिस डिक्रीज होता है। तो इनके वेरिएशन से बॉडी सर्कल में मूव करता है, ठीक है। इसी वजह से ये जो इसका एंगल है थीटा,
इसको सिंपल हम थीटा नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी क्यों लिखा, ओमेगा टी हमें बता रहा है ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू वी टी होता है। अगर आपने एफएससी में अगर आप लोगों को याद हो तो क्या था, डिस्टेंस था, यानी कि ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, और ये इस एक फाई है, इसका क्या है, इनिशियल एंगल है, और उसके बाद ओमेगा टी क्या है, फर्दर उसमें डिस्टेंस एडअप करते जाता है और उसका आपका जो फाई है उसमें इन्हांस होना शुरू हो जाता है। सही है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट इसमें समझने की बात यही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कल में मूव करता है असल में वो सिंपल हार्मोनिक शो कर रहा होता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेरी होते हैं, और उनकी वेरिएशन से ही ऑब्जेक्ट एक सर्कल में डिस्टेंस कवर करता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन OP अलोंग एक्स एक्सिस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कल में मूव करता है तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस जो है वो वेरी होता है। इवन ना सिर्फ उसका अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिस्टेंस वेरी होता है, उसी ही डिस्टेंस से हम उसकी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्पीड और एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से हम पहले देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस वेरिएशन और फिर हम देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस वेरिएशन। ठीक है, तो ये अगेन वही हमारे पास फिगर है, एक ऑब्जेक्ट वो पॉइंट पी पर है और उसका अगर इस पॉइंट पे है तो इसकी एक्स एक्सिस में भी एक वैल्यू होगी और वाई एक्सिस में भी स्पेसिफिकली एक वैल्यू होगी। तो अगर हमारे पास अगर इस प्रोजेक्शन को लें ओपी यानी कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देखें अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आर क्या है, आर है इस जो सर्कल है इसका रेडियस है, क्योंकि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है और अगर वो सर्कल यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, अगर सर्कल यूनिफॉर्म है तो तब जो ऑब्जेक्ट है भला उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेरी हो रहा है लेकिन रेडियस सेम ही रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्म में। तो इस वजह से ये रेडियस इस सर्कल का क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर आप लोगों को याद हो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता था एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वहाँ पे जो एक्स एम था, एक्स एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था और वो एक्स एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस था। लेकिन अब हमारे पास ये क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल में हमारे पास एक्स एम या वाई एम नहीं है बल्कि एक यूनिफॉर्म रेडियस है, ठीक है, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे देंगे सिर्फ आर बजाय एक्स एम और वाई एम लेने के। तो हमारे पास along x-axis we have total distance covered xt r cos omega t plus phi, क्योंकि ये along axis है इस वजह से हम cos omega t लेंगे। और इसी से ही हम ये हमें पता चल गया कि डिस्टेंस कवर्ड along x axis, और इसी से ही कि x axis के along ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट हम इस जो डिस्टेंस है इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, और ये हमने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। जस्ट ये एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगी और इसकी ये वैल्यू आती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन। एंड द नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ओपी अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने पहले देखा था ये एक्स एक्सिस में, अब वही सारी चेंजेस वाई एक्सिस में देखेंगे, क्योंकि जब बॉडी सर्कल में मूव करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वेरी होते हैं। तो अब हम देखते हैं वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस में क्या आएगा, वाई टी
r sin ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि y एक्सिस है इस वजह से साइन लिया गया, और r क्या है, रेडियस है, ये y एक्सिस में भी सेम रहता है और x एक्सिस में भी सेम रहता है। सो इसी से ही हम अगर इसी y एक्सिस में अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, अलोंग y एक्सिस का टाइम डेरिवेटिव लेंगे और वो आएगा r cos ओमेगा t प्लस फाइव। और इसी तरह से यहाँ पे सॉरी ओमेगा भी आएगा इधर इक्वेशन नंबर 5 में। नेक्स्ट इज ए वाई में दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन का फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। तो ऊपर वाला ये वाला जो सेक्शन था ये क्या था, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड दिस सेक्शन इज फॉर वाई एक्सिस एंड इट गिव्स distance along y axis, velocity and acceleration for y axis। ठीक है, तो जो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा along the circle, x axis और y axis वेरी होंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ओके, अभी हमने बताया कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमने अलग अलग फाइंड आउट किया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, लेकिन जो सर्कल होता है वो सर्कल कॉम्बिनेशन होता है दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का देखना है तो तब आप प्रीवियस स्लाइड की वैल्यूज एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं और वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कंप्लीट आपने सर्कल देखना है तो कंप्लीट सर्कल में आपको दोनों ही अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस और वाई एक्सिस डिस्टेंस दोनों को ही देखना होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस स्लाइड में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसका क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस, जो रेडियस है या जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो होगा सम ऑफ एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, और इसी तरह से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, along एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, एंड सेम फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी सम ऑफ एक्स एक्सिस along वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं सर्कुलर मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पे टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो किस तरह से कि अगर सिर्फ एक्स एक्सिस को देखें, पहले यहाँ से एक्स एक्सिस में अगर यहाँ से शुरू करें तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा और इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फिर दोबारा ही इसी पॉइंट पर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है अलोंग एक्स एक्सिस और सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है और वाई एक्सिस पर भी सिंपल हार्मोनिक शो करता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन दोनों ये जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का। ठीक है, अगर ये इस तरह का हो तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म सर्कल है उसका, और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है वो असल में शो करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग टू एक्सिस, एंड दीज टू एक्सिस आर perpendicular to each other. Okay, now we have a problem over here, and this problem is related to the circular motion that shows simple harmonic motion. Okay, let's see what's the exact problem. Okay, consider a body executing a simple harmonic motion, a horizontal simple harmonic motion. The equation of that motion is x is equal to 0.35 cos 8.3 t, where x is in meter and t in second. This motion can also be represented as the projection of uniform circular motion along a horizontal diameter. Give the properties of corresponding uniform circular motion. Okay, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कराई गई है सर्कल में, और इवन ये कहता है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0.35 cos 8.3 t।
ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.35 cos 8.3t, और यहाँ पे जो x है वो मीटर में है और जो टाइम है वो सेकंड में दिया गया। और दूसरा ये इसका कहने का बेसिक पर्पज ये है, वो कहता है कि ये जो x वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये असल में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो प्रोजेक्शन है जो अलोंग x एक्सिस में है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन है ये, और हॉरिजॉन्टली डायमीटर यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा सर्कल है वो यूनिफॉर्म सर्कल है, उसका प्रॉपर रेडियस है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को देखते हुए हमने इस इक्वेशन में जो जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है, वो क्या है, x इज इक्वल टू 0.35 cos 8.3t, और इस इक्वेशन को देखते हुए हमने सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होंगी यूनिफॉर्म की, वो क्या होता है, एक रेडियस होता है, फाई हो और ओमेगा है। असल में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये वाला जो है असल में प्रोजेक्शन है यूनिफॉर्म सर्कल का अलोंग हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायमीटर। और अभी हमने देखा था कि यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर या एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस आता है उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसी इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, ये जो इक्वेशन उन्होंने दी है इसके साथ, और इन दोनों को कंपेयर करके ही हम जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, x की जगह x ही आएगा, यहाँ पे जो r है r की जगह इन्होंने लिखा हुआ है 0.35, तो इसका मतलब है r की वैल्यू कितना है 0.35, cos की जगह पे cos ही है। उसके बाद ओमेगा t है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 8.3t, तो इसका मतलब है 8.3 असल में वैल्यू है किसकी, ओमेगा की, एंड दिस t इज इक्वल टू t प्लस 5, यहाँ पे प्लस 5 नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम जस्ट इक्वेशन को कंपेयर करना था और हमने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये था हमारी प्रॉब्लम। ओके, इसी इक्वेशन का हमारा सेकंड पार्ट है, और वो सेकंड पार्ट क्या कहता है, फ्रॉम द मोशन ऑफ reference point determine the time required for the body to come halfway in toward the center of motion from its initial position। तो इसको ये जो प्रॉब्लम पॉइंट बी है इसको हमने अगर देखें तो इस इक्वेशन में इस जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, उसमें वो यही कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तकरीबन हाफ में है फ्रॉम द टुवर्ड द सेंटर ऑफ मोशन। और ये अगर देखें तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये तकरीबन एंगल बना रहा है कितना, 60 का अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये 60 का एंगल बना रहा है, और ये इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, या 60 का एंगल हमें यही बता रहा है ना कि इसने एक्चुअली 60 एंगल तक डिस्टेंस कवर कर लिया है। और हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वो कहते हैं हमें टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। तो ये 60 डिस्टेंस कवर करने तक जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंगल है, और वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हमने यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो रेडियन में है, क्योंकि ये रेडियस के रिस्पेक्ट से है, तो इस वजह से इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या आएगा, π/3 रेडियन। और ये टोटल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस s इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और यहाँ पे आप t को बाहर निकालेंगे, एंगल आप लोगों को दिया गया है, तो एंगल की वैल्यू हम यहाँ से लगा लेंगे, वो कितनी है, π/3, और ओमेगा की वैल्यू ये हमने पिछले स्लाइड से फाइंड आउट की है, वही वाली यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करोगे तो तब आप लोगों को टाइम मालूम हो जाएगा, सही है। तो ये जस्ट सिंपल सी न्यूमेरिकल था जिसके दो पार्ट थे। एक पार्ट में हमने दो इक्वेशंस को, एक जो इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमें दी गई थी उसको हमने सिंपल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट
इन द सर्कल अलोंग एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमें डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। और यहाँ पे क्या है, अब ऑब्जेक्ट फर्दर मूव किया है और उसने एंगल कितना कवर किया, 60 डिग्री कवर किया। तो यहाँ से हमने टाइम फाइंड आउट करना था और ये मालूम हो चुका। ओके, नाउ वी हैव असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है कि पार्टिकल रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर with the constant angular speed of 8 radian per second. At time t is equal to 0, the particle has x coordinate of 2 meter and is moving to the right. ठीक है, तो ये जो एक पार्टिकल है यहाँ पे देखिए वो रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो होता है जो अब हमारी जिस डायरेक्शन में हमारी जो क्लॉक है वो मूव करती है, लेकिन ये अपोजिट काउंटर क्लॉकवाइज में रेडियस मूव कर रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है, टाइम टी पर ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो मूव कर रहा हो किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ऑल दो काउंटर क्लॉकवाइज में हमारा बॉडी जाता है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है काउंटर क्लॉकवाइज में। अब ये कहता है हमने राइट वर्ड मूव करना है, यानी कि राइट वर्ड यानी कि अपोजिट जाएंगे। ओके, डिटरमिन द एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम करेंगे, क्योंकि ये हमने राइट डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप लोगों के लिए हिंट ये है कि आपको वो वैल्यूज नेगेटिव लेनी होगी। फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट एक्स कंपोनेंट निकालना है। ये आप लोगों को डाटा दिया गया है, एक्स कंपोनेंट निकालने के बाद आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। वो भी आप लोगों ने अभी हमने देखा था कि अगर डिस्टेंस दिया गया हो तो उसमें से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, जस्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अवर टॉपिक टुडे। आई थिंक ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So good luck for your assignment. So see you next time. Take care. Allah Hafiz.